मैम 2 घंटे की क्लास है आज, 5 मिनट वेट ही कर जाती। 5 मिनट लेट क्या करनी है, अगर नहीं पढ़नी है तो आखिरी में नहीं पढ़ेंगे इस बार कंटिन्यू रखते हैं ताकि कोई फायदा हो। आज मैंने वैक्सीनेशन भी करवानी है। और मैम आज मैंने भी जाना है वैक्सीनेशन करवाने। आपने भी करवानी है? करवा लें। वैसे मैम मेरी पहले हुई है, इम्यून सिस्टम अच्छा है माशाल्लाह मेरा। इम्यूनिटी मेरी भी माशाल्लाह से अच्छी है। घर में मैम टीचर्स की तो सबकी हुई है, आपकी भी हुई है? टीचर्स की कंपलसरी कर दी भी है, सारों की हो गई है। आज लास्ट डेट आज ही जाना है। कल आपकी होगी? कल कल मैं गई थी लेकिन वो वहाँ पे बंद था एक्सपो सेंटर, कल जुम्मे की छुट्टी थी, तो अब आज जाएंगे। 30 जून तक टाइम दिया हुआ उन्होंने कि 100% हो जानी चाहिए, मतलब मैम वो टीचर्स ने क्या मतलब एक्सपो सेंटर से जरूरी एक्सपो सेंटर से ही करवानी है? जरूरी नहीं है, उधर भी जा सकते हैं। एक नया भी बना है कोई सेंटर, वहाँ पे भी जा सकते हैं, वादत रोड पे। मतलब आपके नजदीक यही पड़ता होगा ना? नजदीक तो पड़ता है लेकिन यहाँ रश काफी हो गया हुआ है अब। चलो देखते हैं। अच्छा जी, हमने इंटरवल देखा। इंटरवल में अगर यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो भी गायब हो गई है। इंटरवल जब हमने लिखा तो वो क्या था कि एक्स स्क्वायर हमने लिखा था, साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिखा था, उसको हम वाई डैश लिख लेते हैं, प्लस हमने लिखा था यहाँ पर एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई लिखा और यहाँ पर साथ में हमने लिखा ई एक्स। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होता, ठीक है, डेरिवेटिव के साथ अगर एक्स स्क्वायर ना होता तो फिर आपने जो इंटरवल लिखना था वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी का इंटरवल बन जाना इन्फिनिटी था, तक। क्योंकि यहाँ पर एक्स इन्वॉल्व हो रहा है और ई इन्वॉल्व हो रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफाइन होता है, कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी नहीं होती जिस पर इसको हम अनडिफाइन कह सकें। ठीक है, साथ में एक तो ये देखनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है, साथ में जो आपके पास y की वैल्यू आएगी, जो इसका सोल्यूशन आएगा, उन दोनों को सामने रखते हुए अपने इंटरवल लिखना है। ठीक है, दोनों को। और मैम सिर्फ वो जो सोल्यूशन आता है हमारा y की वैल्यू आती है उसको दे के इंटरवल नहीं लिख सकते? नहीं, उसको देख के नहीं लिखना। ये डिफरेंशियल कंडीशन ये होती है कि ऐसा इंटरवल जिस पर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सोल्यूशन सारे डिफाइन हो। ठीक है, ये कंडीशन है। ओके मैम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने कर लिया होमोजीनियस के लिए। उसकी हमने प्रॉपर्टी भी देख लिया है कि अगर हमारे पास y1 सोल्यूशन है, उसको हम किसी कांस्टेंट c1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ सोल्यूशन इज आल्सो अ सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट है कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पोजेस अ ट्रिवियल सोल्यूशन y इक्वल्स टू 0। अगर हम y0 पुट कर देते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तो वो लाजमी तौर पर एक सोल्यूशन होता है। Therefore, homogeneous linear differential equation always possess the trivial solution y equals to 0। trivial solution हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम अभी पूछिएगा ना कि क्या होता है। पढ़ा हुआ तुम लोगों ने कुछ भी नहीं है, जब पेपर आने हैं सर पे तो फिर आप लोगों को कहते हैं वक्त पढ़ता है ना, वो वाला पढ़ने वाला है। नहीं y1 मैम is सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अच्छा, y1 is equal to x square and y2 is equal to x square। the functions y1 is equal to x square and y2 is equal to x square दोनों एक ही लिखे हुए हैं। अच्छा, x square log x है, x square log log of x x भी है। are both solutions of the homogeneous linear equation। ठीक है, हमें solutions गिवन है कि x square भी solution है, x square log x भी solution है। कौन सी differential equation का ये थर्ड ऑर्डर homogeneous differential equation गिवन है, क्या ये लीनियर है कि नहीं है? ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं है? थर्ड ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन मैम। लीनियर है। लीनियर है आपने मैम। लीनियरिटी को चेक करना है सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल y के ऊपर। कोई भी डेरिवेटिव
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसके साथ y मल्टीप्लाई ना हुआ हो या y की कोई और टर्म ना हो, ठीक है, या फिर डेरिवेटिव की डेरिवेटिव कोई की पावर पावर ना ना हो, ठीक है, नहीं है। इसी तरह से y डैश है, इसके साथ भी y वाली कोई टर्म नहीं है। 4y है, y में कोई स्क्वायर वगैरह इन्वॉल्व नहीं हो रहा, देयरफॉर इट इज अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। इसके दो सॉल्यूशंस हमें गिवन है कि y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x, ये इसके सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इन्हीं दो सॉल्यूशंस की लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। y इज इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स स्क्वायर लॉग x, ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक। यही अगली भी यही चीज़ है, हाँ यही है बिल्कुल कि y इज इक्वल टू ई पावर 7x सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका कोई सा भी कांस्टेंट मल्टीपल अगर आप इसके साथ c लिख लेते हैं तो वो भी हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नजर ही आ रहा है, देखें यहाँ पर c की वैल्यू 1 2 3 कोई भी लिख लें, जैसे इन्होंने 9 लिख लिया है, 9c, सी को 9 वैल्यू दे दी है। अब जो 9 है वो इधर भी आएगा, डेरिवेटिव में भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। इसको आप कॉमन लेकर दूसरी तरफ ले जाकर 0 कर सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस के अंदर आप कांस्टेंट कोई सा भी लिखते हैं तो वो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, वही वाला पुराना जो हमने पहले पढ़ा हुआ है लीनियर अलजेब्रा के अंदर। वो क्या था, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या चीज़ थी कि अगर जो भी हमें सॉल्यूशंस गिवन है या फंक्शंस गिवन है, इस वक्त फंक्शंस के साथ काम कर रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं, फंक्शंस लिख रहे हैं। फंक्शंस हैं, सेट ऑफ फंक्शंस हैं f1 f2 अप टिल fn, सेट ऑफ फंक्शंस हैं, इनकी हम लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे। लीनियर कम्बिनेशन को 0 के बराबर पुट करेंगे। अगर सारे कांस्टेंट 0 के बराबर हैं, c1 c2 cn सारे कांस्टेंट्स अगर 0 के बराबर हैं तो फिर हमारे पास ये लीनियर कम्बिनेशन जो है वो क्या होगी वो लीनियर कम्बिनेशन अगर हम 0 के बराबर लिख देते हैं तो फिर सारे जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे लीनियर इंडिपेंडेंट आएंगे। और अगर एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो आ जाता है, c1 c2 अप टिल cn में से कोई सा एक कांस्टेंट नॉन जीरो है तो फिर फंक्शंस हमारे पास क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज आनी थी, कहाँ गई, अभी नहीं। या एक और चीज भी थी लीनियर डिपेंडेंट के लिए, हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये जो फंक्शंस हैं f1 f2 अप टिल fn कोई सा एक फंक्शन बाकी फंक्शंस की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके, ठीक है, इनमें से कोई एक भी फंक्शन बाकी फंक्शंस की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके, देन दिस सेट ऑफ फंक्शंस इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। अगर एक फंक्शन को हम बाकी फंक्शंस की लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, then that function is and the set of that functions is linearly dependent, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल है, ये सवाल पूछे जाते हैं। ये वाली बुक पढ़ाने का आप चाहें तो कल भी एक बच्चा था वो पूछ रहा था कि मैडम अगर हम मेथड की बुक को ही फॉलो कर लें, मेथड की बुक को फॉलो कर लें, अगर आप चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपके टॉपिक कवर हो जाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं वो वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। जैसे कि इंटरवल, इंटरवल वहाँ पर आपको कहीं नहीं नजर आएगा कि इंटरवल ऑफ डेफिनेशन क्या चीज़ होती है, कैसे फाइंड करते हैं। ये वाला लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये आपको नजर नहीं आएगा वहाँ पर, ये यहाँ पर है, सवाल पूछे जाते हैं इससे मुतल्लिक, ठीक है। तो इसीलिए इस बुक को फॉलो किया जाता है। अदरवाइज ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप उस बुक को देख सकते हैं। मेथड एक ही है सारी बुक्स के अंदर, कैसे सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को सारी बुक्स में एक ही चीज़ है। आपको अगर वो आसान लगती है, आपको उसमें से पढ़ना, लोकल ऑथर की बुक को पढ़ना अगर आपको आसान लगता है तो आप उसमें से चैप्टर नंबर 10 भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। लीनियर सेम ही है दोनों, यही चीज़ है। सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी आसान लिखी है, कोई मुश्किल नहीं है। अलबत्ता ये था कि इसमें हमें चैप्टर नंबर 9 को देखना पड़ा वहाँ से, क्योंकि इसमें वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई हैं। हो सकता है उसके अगले एडिशन में आई हो, लेकिन इसमें वो नज़र नहीं आई थी।
कि जिसमें हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की थी, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। इसलिए पास्ट पेपर ज़रा सामने रखने हैं, उनके मुताबिक हम चलेंगे। अच्छा जी, हमने बताना है कि ये जो सेट ऑफ फंक्शंस है क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सेट ऑफ फंक्शन है f1 cos स्क्वायर x है, f2 sin स्क्वायर x है, f3 secant स्क्वायर x है और f4 टेंजेंट स्क्वायर x है। ठीक है, इंटरवल गिवन है -π/2 से π/2 का इंटरवल। इस वक्त हमने इंटरवल को कुछ नहीं करना। इंटरवल किस तरह से गिवन है ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर cos स्क्वायर सारे ही रियल लाइन पर डिफाइन है, sin स्क्वायर सारे रियल लाइन पर डिफाइन है, लेकिन टेंजेंट में हमारे पास क्या होता है कि π/2 पर और -π/2 पर डिफाइन नहीं होता। सीकेंड स्क्वायर का आप रेसिप्रोकल लें तो 1/cos बनता है, cos भी π/2 पर और -π/2 पर डिफाइन नहीं होता। इसके नीचे भी cos आ रहा है और इसके नीचे भी cos आ रहा है, तो आपने देखना है कि cos कहाँ पर डिफाइन नहीं होता। एक इंटरवल लिख लें, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर 0 से लेकर π/2 तक लिख सकते थे, लेकिन π/2 को शामिल नहीं करना, कोई सा एक इंटरवल, ठीक है। -π/2 से लेकर π/2 तक इस सारे इंटरवल पर फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफाइंड रहेगा। ये सारे फंक्शंस की जो कम्बिनेशन हम लिखेंगे वो डिफाइंड रहेगा, ठीक है। कोई सा एक इंटरवल, ये भी हम कर चुके हैं कि हम इंटरवल लिखते हैं, फाइंड करते हैं। एक दो सवाल हमने ऐसे किए थे 1 चैप्टर के अंदर ही थे कि हम उस इंटरवल को लिख सकते हैं। n की वैल्यू आ रही थी, हम n को वैल्यूज देकर एक से ज़्यादा काफ़ी सारे इंटरवल हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यस इनको मैम। चेक करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। हमने एक लीनियर कम्बिनेशन बना दी। अब आपने यहाँ पर c की वैल्यूज को सेट करना है कि क्या किसी भी कांस्टेंट को हम कोई वैल्यूज देकर देखें तो क्या वो 0 के बराबर आ जाता है या नहीं आता, ठीक है। जैसे कि C1 को हम वैल्यू दे रहे हैं, ये देखें cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है, C1 भी 1 होना चाहिए, C2 भी 1 होना चाहिए, तो फिर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 के बराबर हो जाएगा। C की ऐसी वैल्यूज हमने सेट करनी है कि लीनियर कम्बिनेशन का आंसर हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है। C1 C2 को हम 1 वैल्यू देंगे। इसी तरह से आ रहा है कि सीकेंट स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर आ रहा है। हम जानते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है। इस हिसाब से हमने C3 को वैल्यू दी -1 और C4 को वैल्यू दी 1, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर के साथ सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x 1 के बराबर हो जाएगा। हमने यहाँ से एक प्लस आ रहा है, इधर से एक हमारे पास माइनस का 1 आना चाहिए। यहाँ से प्लस का 1 आ रहा है, यहाँ से माइनस का 1 लाने के लिए हमने क्या किया है कि C3 को वैल्यू दी है -1, C4 को वैल्यू दी है 1। अब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि यहाँ से प्लस का 1 आ रहा होगा और यहाँ से माइनस का 1 आ रहा होगा। टोटल रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। अब आप देखें जो हमने ये वैल्यूज दी हैं C1 C2 इनको 1 दे दिया है, C3 को -1 दे दिया है, C4 को 1 दे दिया है। हमने कॉन्स्टेंट्स की ऐसी वैल्यूज चूज की हैं कि हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन का आंसर 0 आ जाए। आंसर तो 0 आ गया है, लेकिन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। कोई एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो हो जाता, ठीक है, जैसे इस वक्त सारे ही नॉन जीरो हैं, देन द लीनियर कम्बिनेशन या फिर सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ फंक्शंस जो इस वक्त हमें गिवन है वो एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। क्लियर है ये बात? एग्जाम्पल नंबर 6 में इस तरह से आ रहा है कि जो फंक्शन f2 है, दैट फंक्शन f2 कैन बी रिटर्न in a linear combination of the remaining functions. f2 can be written as a linear combination of the remaining functions. अगर ये लिखी जा सकती है ऐसी linear combination, then the set of functions is linearly dependent. ठीक है, एक और मेथड भी है, ये आसान मेथड है वैसे। ये भी हमें नज़र आ जाता है कि हम क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। हमें कांस्टेंट को वैल्यू कौन सी देनी है कि हमारे पास रिजल्ट 0 के बराबर आ जाए। अदरवाइज एक और मेथड भी है लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट को चेक करने के लिए। उसमें हमने क्या करना होता है, रॉन्स्कियन मेथड है, W यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। रॉन्स्कियन मेथड है, उसमें क्या है हमारे पास
W के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जिन फंक्शंस को हमने चेक करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, वो फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, किस तरह से कि अगर n हमें फंक्शंस गिवन है तो हम क्या करेंगे, f1, f2, f3, पहले सबसे पहले ऊपर सारे फंक्शंस लिख दिए, फिर फंक्शन के डेरिवेटिव लिखे, f-1, f-2 हो गया, f-n हो गया, इसी तरह से सो ऑन। आपने ये देखना है कि ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास एक n बाई n ऑर्डर का हो। जैसे अगर आपको 4 फंक्शंस गिवन है तो हमें क्या करना है, एक नंबर कम तक डेरिवेटिव लिखने हैं। ये देखें n-1 तक। ठीक है, अगर 4 फंक्शंस आपको गिवन है तो फिर आपने क्या करना होगा कि पहले 3 नंबर तक पर लिखना सबसे होगा। पहले फंक्शन लिखा, फिर 3 डेरिवेटिव लिख लिए, तो ये 4/4 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो आता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, देन क्या कंडीशन आएगी कि ये जो फंक्शंस हैं ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये हमने काम पहले किया हुआ है, सेट ऑफ वेक्टर्स जब हम चेक करते थे उसमें भी हम डिटर्मिनेंट लिखते थे। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो आता है तो हम कहते हैं कि वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर फंक्शंस आ गए हैं, लेकिन इसका एक नाम है, रॉन्स्कियन मेथड है, W के साथ इसको शो किया जाएगा। हम फंक्शन सारे लिखेंगे, फंक्शंस के डेरिवेटिव एक नंबर कम तक फाइंड करेंगे। ठीक है, 4 अगर आपको फंक्शंस गिवन है तो आप 4/4 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, लेकिन 4/4 डिटर्मिनेंट बनाने के लिए सबसे ऊपर आपने फंक्शंस लिखे होंगे और फिर 3 डेरिवेटिव उनके लिए होंगे। 3 डेरिवेटिव लेने के बाद आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट का आंसर अगर नॉन जीरो आता है, देन the set of functions is linearly independent on the given interval। ठीक है, आगे है कि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके n इस वक्त लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गए हैं। ठीक है, n सॉल्यूशंस हैं, सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, then this set is called, the set of solutions is called the fundamental set of solutions। डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर की है, होमोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके अगर हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं y1, y2 अप टिल yn, अगर ये सारे सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, then this set of solutions is called fundamental set of solutions। ठीक है, अच्छा जी, जो हमारे पास सॉल्यूशंस आए उनकी हमने लीनियर कम्बिनेशन लिखी। ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम उनकी लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं। लीनियर कम्बिनेशन जो है वो भी एक सॉल्यूशन होती है, और इस सॉल्यूशन को जो हम लीनियर कम्बिनेशन के साथ लिखेंगे, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जो हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन of the given differential equation। प्रूफ मत कीजिएगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमने चेक करना है कि क्या ये y1, y2 जो दो सॉल्यूशंस गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, साथ में होमोजीनियस भी है। हमने चेक करना है कि क्या इसके सॉल्यूशन जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आते हैं या नहीं आते। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाते हैं तो फिर ये सेट क्या बन जाएगा, सेट ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा, फंडामेंटल सेट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए हमें रॉन्स्कियन फाइंड करना होगा, W के साथ इसे शो किया, किन दो चीज़ों का, e पावर 3x का और e पावर -3x का। ऊपर हमने ये फंक्शन लिखे, ठीक है, e पावर 3x, e पावर -3x, जितने फंक्शंस गिवन है सबसे पहले पहली रो में वो अपने फंक्शंस लिख लेने हैं, फिर उन्हीं के डेरिवेटिव लेने हैं। e पावर 3x का डेरिवेटिव लिया 3 e पावर 3x आ जाएगा, e पावर -3x का डेरिवेटिव लिया, इसको हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है -6। -6 नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, देयरफॉर क्या कंडीशन आएगी, द सेट ऑफ सॉल्यूशंस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट and we can write it in the form y is equal to c1 e power 3x plus c2 e power -3x। It is the linear combination of the solutions
This new solution is called the general solution of the given differential equation. ये भी मैम बस कर दें। बस भी करते हैं हम। मैं तो कहती हूँ 4.1 कर लें ताकि जब आप कॉलेज आए, आपने कॉलेज आना होगा थर्सडे को। हाँ यस मैम। नहीं मैम, वो हम कॉलेज आके करेंगे दोबारा से 4.1। क्या दोबारा करेंगे? मतलब 4.1 हम कॉलेज ही आके करेंगे। क्यों जी? और क्यों? क्या मैम? यहाँ पे मैं एक सुबह सुबह उठी हूँ, आप भी उठे हैं, पढ़ भी रहे हैं, फिर दोबारा आके क्यों करेंगे हैं? तो कल या नहीं मतलब मैम, मैम अभी भी आपने करवाना है तो फिर बाद में भी करवानी पड़नी है आपको, इसलिए ऐसे ही मैं तो करवानी आपके पड़नी लिए। है, जो पढ़ लिया हुआ है उसको तो छेड़ना भी नहीं है इस दफा मैंने। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। अब ये चैप्टर काफी हमारा लेंथी चलना है। अगर आप मेथड की बुक को फॉलो करेंगे तो ये पूरा 10 चैप्टर है। और इसके बाद हमने एक और काम भी करना है, वो काम हमारा है कि मॉडलिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी रहती है। इस बुक में से वो चैप्टर नंबर 3 है, डिफरेंशियल की बुक में वो चैप्टर मौजूद नहीं है, ठीक है। मैम या फिर मॉडलिंग फिर हम तो छोड़ देंगे ना। ZR भट्टी की बुक है, उसमें सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है, इंतहाई बोरिंग चैप्टर है वो, लेकिन है छोटा सा। मैम हम तो छोड़ देंगे बिकॉज दो मॉडलिंग तो चार रट्टे लड़कियां लगा करती हैं, लेंगे, हो लड़के नहीं जाएगा। करते। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, कम से कम 9:30 तक तो पढ़े ना, ये जो हमारी सेकेंड ये खत्म होगी 9:20 को खत्म होगी। जी चलें, मैम। दो दो क्लासेस ले लेते हैं, 2 इनवर्ट्स, ठीक है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नाम आपको पता चल गया, नॉन होमोजीनियस है, देयरफॉर राइट हैंड साइड जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो नॉन जीरो होगी, ठीक है, वहां पर जी ऑफ एक्स आ जाएगा। जब ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो पहले हमने होमोजीनियस का सोल्यूशन फाइंड करना है, इक्वेशन को होमोजीनियस के बराबर पुट करना है, राइट साइड को 0 के बराबर पुट करना है, तो जो नई इक्वेशन आएगी वो कहलाएगी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि ये हमें गिवन है y डबल डैश प्लस 9y इक्वल्स टू 27, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर है, नॉन होमोजीनियस है। इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन लिखनी है। और एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी कि ये 27 को हटाकर आप यहाँ पर 0 लिखें। जब 0 आ जाएगा हमारे पास तो सोल्यूशन आएगा, इसके 2 सोल्यूशंस आ जाएंगे। उनको हमने क्या करना होगा, उनको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। वो हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आएगा जनरल सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के बाद हमें एक और सोल्यूशन फाइंड करना होगा जो कि नॉन होमोजीनियस का होगा, वो आएगा YP, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसके लिए P लिखा जाता है, Y के साथ P लिखा जाए तो ये क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि ये इतना हमारे पास क्या आया हुआ है, जनरल सोल्यूशन जिसमें सारे कांस्टेंट हैं, और एक सोल्यूशन और आएगा वो कहलाएगा YP। ये जो C वाला है इसको हम नाम दे देंगे, अब इसको हम नाम देंगे CF के साथ इसको शो करते हैं। ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का सोल्यूशन है और एक YP आ रहा है जो कि पर्टिकुलर सोल्यूशन या फिर क्या कहलाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहलाता है। PI के साथ हम इसको शो करते हैं, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। एक हमारे पास क्या है, एक एसोसिएटेड इक्वेशन से जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो आएगा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, उसमें सारे कांस्टेंट होंगे। और एक सोल्यूशन और आएगा जिसमें कांस्टेंट नहीं होगा, उसको हम नाम दे देंगे किसका, YP का। then this solution is called the general solution for non homogeneous equation, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये जो सारा सोल्यूशन जिसमें C आ रहे हैं, ठीक है, C जिस सोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है वो यहाँ से लेकर चल रहा है, C1 से लेकर और यहाँ तक खत्म हो रहा है। दिस सोल्यूशन, इसको हम नाम दे सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। इसको हम CF के साथ शो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक। और ये नॉन होमोजीनियस की बात हो रही है, ये जो दूसरा है इसको हमने YP का नाम दिया। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सोल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, PI के साथ इसको शो किया जाता है।
YC प्लस YP के साथ जो सोल्यूशन आएगा वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और उस सोल्यूशन को हम नाम दे देंगे जनरल सोल्यूशन का। तो नॉन होमोजीनियस के सोल्यूशन में एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आना है और दूसरा आना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कैसे फाइंड करने हैं ये सारा काम अभी हमारा रहता है, पूरे चैप्टर में यही करना है। यहाँ से आपको पता चल रहा है YC और YP, YC C1 से लेकर C3 तक का जो सोल्यूशन है वो YC है, और YP में वो वाली तमाम टर्म्स जिसके अंदर कांस्टेंट मौजूद नहीं है उसको हम नाम दे देते हैं किसका, YP का। इसके लिए भी सुपरपोजिशन है, नॉन होमोजीनियस के लिए भी है, होमोजीनियस के लिए भी है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन, जैसे यहाँ पे -11/12 एक ये है, एक है -1/2x ये भी है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आए हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन आए हैं, उन सब को आप सम करके लिख सकते हैं। वो भी हमारे पास क्या होता है, एक सोल्यूशन आता है। लेकिन अब इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिखनी, इसके अंदर हमने कॉन्स्टेंट्स को शामिल नहीं करना। जो हमारे पास सोल्यूशन आए हैं, ठीक है, उन्हीं सोल्यूशंस को आपने किस तरह से लिख लेना है, सम करके लिख देना है, ठीक है। सम करके लिखा YP1, इसी तरह से YP2 दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन आया है, इसी तरह से YP के हमारे पास सोल्यूशन आया है। इन सब को सम करके अगर हम लिख लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस को हमने कंबाइन करके एक नया सॉल्यूशन लिख दिया। दिस सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। बस ये थ्योरी हमारी खत्म हो गई है। 4.1 करें। मैम टाइम भी खत्म हो गया। 4.1 में आपने ये सारे सवाल नहीं करने, मैं आपको बताती हूँ। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 13 तक आप नहीं कीजिएगा। हमें कंडीशंस लगानी आती हैं, ठीक है। कंडीशन अगर गिवन हो, हम कंडीशन लगाकर कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता 15 से लेकर और 36 तक आपने सवाल करने हैं। 15 से लेकर 36 कहते हैं तो करा देते, बहुत आसान काम है। हाँ, नो मिस क्यों, खत्म करो इसको। बस करें, जो पहले आता वो भी भूल जाएगा। 4.1 को खत्म करो। हमने कॉलेज में आके 4.1 नहीं करनी। मैम हमने नहीं करनी आज 4.1। क्यों? अभी 10 मिनट तो पढ़ लो ना, 10 मिनट में मैं इसको गुजार मैम नहीं बस हो गया, बस अब बस। ठीक है, फिर खुद पढ़ के आना, सही है। मैम ये तो गलत बात है ना। यही बात है, देख लें। यहाँ पे अगर करना है तो मैं भी आपको करा देती हूँ। चेक, सारा काम वही है जो हमने पुराना एग्जांपल्स में कर लिया। आपने सवाल मिस आगे सारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसको सॉल्व करने का मेथड लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के देखनी है। रॉक्सकियन इसके अंदर फाइंड करना है, उससे भी चेक करके देखना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं या नहीं आ मैम रहे। आप मैम मुझे जरा माउस दें, मैं जो है ना ये काट दूँ यहाँ से। क्या करो, माउस दे दूं? जी ये लें, काट दो, ठीक है। पूछ रहे हैं, ओके जी। अब ठीक है मैम, थैंक यू ओके, मैम। अब कितने स्टूडेंट्स आए हैं? अब आए हैं हमारे पास 15 14। मार पड़नी चाहिए वैसे आप लोगों को। जो आपकी इस दफा अटेंडेंस नहीं है ना, वो आती थी गर्ल्स, वो तो बिल्कुल नहीं आती। आयशा आती थी, और कौन आती थी? आयशा मुझे एक दफा भी क्लास में नजर नहीं आई है। आज माहम आई है, माहम भी मिस मैं रोज आती हूँ। 2 माह हमारी आई भी है। रोल नंबर 5 कहाँ पे है? एक तो यस मिस माहम है ना, रोल प्रेजेंट। नंबर 21 है। एक है माहम रूपानी है। अच्छा जी, रोल नंबर 5 है। और वो जो यस मिस। हमारे बॉयज थे वो कोई भी नहीं आता है। नेमत आ जाया हुआ, नेमत आता होता है, मुबीन भी आता है। रोल नंबर 1 भी नहीं आया हुआ, कोई भी नहीं आता। देख लें अपना हाल। ओके जी, ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।